सुबह उठकर रसोई में गैस स्टोव ऑन करना हो, या फिर मतलब लैपटॉप का चार्जर स्विच बोर्ड में लगाना हो। हमने एक ऐसे सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देता। बिल्कुल सही कहा आपने। है ना, मतलब बस एक उम्मीद होती है कि वॉल्व घुमाया तो गैस जलेगी और स्विच दबाया तो बिजली आएगी। ये पूरा ढांचा हमारे लिए इतना सहज हो चुका है कि हम इसके पीछे चल रही भारी भरकम मशीनरी के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। देखिए, और ये सहजता कोई इत्तेफाक नहीं है। दशकों से ऊर्जा क्षेत्र को इसी तरह से डिजाइन किया गया है, एकदम स्थिर, भरोसेमंद और एक तरफा मतलब एक जगह बिजली या गैस बन रही है और तारों या पाइप्स के जरिए हमारे घरों तक पहुंच रही है। लेकिन ऊर्जा की ये दुनिया जितनी शांत पहाड़ से दिखती है ना, अंदर से इस वक्त उतनी ही बड़ी उथल-पुथल से गुजर रही है। एक ऐसा बुनियादी बदलाव चल रहा है जो इस पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलने वाला है। हाँ, पर आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी बदलाव की तह तक जाने वाले हैं। हमारा मुख्य फोकस भारत का ऊर्जा क्षेत्र है और इसे समझने के लिए हम एक बहुत पुरानी दिग्गज कंपनी टोरेंट पावर की भूमिका का विश्लेषण करेंगे। हमारे पास जो आज स्रोत हैं, उनमें टोरेंट पावर का जुलाई 2023 का मीडिया रिलीज और उनके वित्तीय वर्ष 2021 के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस का अहम डेटा शामिल है। जी बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे एक पारंपरिक पावर कंपनी जिसका पूरा साम्राज्य गैस और कोयले पर खड़ा था, वो अब ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के भविष्य की तरफ इतनी तेजी से कदम बढ़ा रही है। और मैं बता दूं, ये कोई उबाऊ कॉर्पोरेट डेटा का विश्लेषण नहीं है। ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि आने वाले कल में हमारे घरों का किचन और बिजली के स्विच कैसे काम करेंगे। एकदम सही बात है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे सही बिंदु है वो ताजा कदम जिसने इंडस्ट्री के सभी जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आप उस गोरखपुर वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। जुलाई 2023 में टोरेंट पावर ने गोरखपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की। अब ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। वे गोरखपुर के अपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम CGD नेटवर्क कहते हैं, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करने जा रहे हैं। मतलब साधारण गैस पाइपलाइन में हाइड्रोजन को मिलाना। अच्छा, मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि ये भारत के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसे पूरा होने में शायद करीब 8 महीने का समय लगेगा। हाँ, 8 महीने। और इसमें ना जिस तकनीक का जिक्र है वो है अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। लेकिन टोरेंट के इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि वे इस इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से रिन्यूएबल स्रोतों से आ रही है। यही सबसे अहम बात है। मतलब अगर ग्रिड की कोयले वाली बिजली से पानी को तोड़ा जाए तो वो ग्रीन हाइड्रोजन तो नहीं कहलाएगी ना। रिन्यूएबल ऊर्जा का उपयोग ही इसे वास्तव में ग्रीन बनाता है। बिल्कुल। और देखिए, यही वो अंतर है जो इसे भविष्य की तकनीक बनाता है। वे साफ ऊर्जा का उपयोग करके एक साफ ईंधन तैयार कर रहे हैं और फिर इस साफ ईंधन यानी ग्रीन हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाया जा रहा है। गोरखपुर के इस प्रोजेक्ट में प्राकृतिक गैस के साथ करीब 2.5% ग्रीन हाइड्रोजन का ब्लेंड तैयार किया जाएगा। तो ये जो 2.5% वाला आंकड़ा है ना, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। इसे देख के मुझे रोजमर्रा की एक एनालॉजी याद आती है। अच्छा, बताइए। मतलब जैसे जब कोई अपनी डाइट में बदलाव करना चाहता है तो वो एकदम से पूरा गेहूं का आटा हटाकर सिर्फ बाजरा नहीं खाने लगता है ना। वो गेहूं के आटे में थोड़ा सा बाजरा या रागी मिलाना शुरू करता है। हाँ, वो धीरे धीरे आदत डालता है। बिल्कुल। इससे सिस्टम एकदम से क्रैश नहीं होता, स्वाद अचानक नहीं बदलता, लेकिन एक स्वस्थ बदलाव की शुरुआत हो जाती है। टोरेंट का ये 2.5% ब्लेंड भी एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन का बेहतरीन उदाहरण लगता है। ये तुलना काफी हद तक सही है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी ना अचानक से किया गया कोई भी बदलाव पूरे सिस्टम को पूरी तरह ठप कर सकता है। लेकिन यहाँ मेरा एक तकनीकी सवाल है। जी पूछिए। अगर ग्रीन हाइड्रोजन इतनी ही साफ और कार्बन मुक्त है तो हम सिर्फ इस 2.5% की सीमा पर ही क्यों रुके हैं? मतलब जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को देखते हुए तो पाइपलाइनों में सीधा 50% या 100% ग्रीन हाइड्रोजन डाल देने चाहिए। क्या ये 2.5% का लक्ष्य थोड़ा रूढ़िवादी नहीं लगता? पहली नजर में ये बहुत छोटा कदम लग सकता है और ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसके पीछे शुद्ध रूप से इंजीनियरिंग और मेटलर्जी की सीमाएं हैं। अच्छा, वो कैसे?
देखिए, हमारी जो मौजूदा गैस पाइपलाइनें जमीन के नीचे बिछी हैं या जो घरों में गैस मीटर और वाल्व लगे हैं, वे सब प्राकृतिक गैस यानी मीथेन के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। मीथेन के मुकाबले हाइड्रोजन का अणु बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही महीन। ओहो, और यही सबसे बड़ा खतरा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हाइड्रोजन के अणु इतने छोटे होते हैं कि वे स्टील या लोहे के पाइप्स की संरचना के अंदर तक घुस सकते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया को हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट कहते हैं ना? हाँ, एकदम सही शब्द पकड़ा आपने, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन धातु को अंदर से खोखला और भंगुर बना देती है, कमजोर कर देती है। मतलब अगर बिना सोचे समझे 100% हाइड्रोजन पाइप में डाल दी जाए तो पाइप फटने या लीक होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। एकदम सटीक बात है। और बात सिर्फ पाइप की नहीं है। हाइड्रोजन के जलने की गति, जिसे बर्निंग वेलोसिटी कहते हैं, वो प्राकृतिक गैस से बहुत अलग होती है, काफी तेज होती है। तो अगर आपकी रसोई के स्टोव में सीधा 100% हाइड्रोजन पहुंच जाए तो जो बर्नर का डिजाइन है वो उसे संभाल ही नहीं पाएगा, आग का खतरा हो सकता है। इसलिए ये 2.5% की सीमा कोई संकोच नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग लिमिट है। समझ गए। ये वो सुरक्षित बिंदु है जहां मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़े बिना या रातों रात अरबों रुपए के स्टोव और मीटर बदले बिना एक नए ईंधन को टेस्ट किया जा सकता है। तो मतलब ये प्रयोग केवल ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का नहीं है, बल्कि ये परखने का है कि हमारा मौजूदा ढांचा नए ईंधन को कैसे स्वीकार करता है। बिल्कुल। अब देखिए, ये नया प्रयोग कोई भी छोटी कंपनी तो नहीं कर सकती। इसके लिए एक भारी भरकम पूंजी और पैमाने की जरूरत होती है। जब हम स्रोतों में टोरेंट पावर के आकार और उनके फाइनेंशियल ईयर 21 के प्रेजेंटेशन के आंकड़ों को देखते हैं तो असल तस्वीर समझ आती है जी। उनका टर्नओवर करीब 25,000 करोड़ रुपए है। पूरे ग्रुप का रेवेन्यू तो 37,000 करोड़ के पार है और मार्केट कैप लगभग 75,000 करोड़ रुपए। मतलब ये एक बहुत विशाल साम्राज्य है। हाँ, और उनके इस साम्राज्य की जड़ें ना पारंपरिक ऊर्जा में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं। अगर आप उनकी कुल स्थापित बिजली क्षमता देखें तो वो लगभग 4.1 गीगावाट है। बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें से करीब 2.7 गीगावाट तो केवल बड़े गैस प्लांट से आता है, जैसे गुजरात के भरूच और सूरत में मौजूद उनके भारी भरकम प्लांट। और यही वो पहलू है जो इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बनाता है। मतलब सिर्फ गैस ही नहीं, अहमदाबाद में उनका एक एमजन प्लांट है जो 1988 से चल रहा है और वो पूरी तरह कोयले पर आधारित है। हाँ, दशकों पुराना प्लांट है। तो सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा वित्तीय ढांचा और विरासत कोयले और गैस टर्बाइनों पर टिकी हो, वो अचानक ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर की बात कर रही है। पुराने जमाने के भारी उद्योग का इस तरह से भविष्य की तकनीक की तरफ मुड़ना एक बहुत बड़ा रणनीतिक शिफ्ट है। बिल्कुल है। लेकिन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह भी साफ होता है कि टोरेंट की असली ताकत सिर्फ जनरेशन यानी बिजली बनाने में नहीं है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो उन्हें बाकियों से एकदम अलग खड़ा करता है। आपने बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा है। देखिए, भारत के ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। हाँ, वो तो है। बिजली का जनरेशन तो हो जाता है, प्लांट में बिजली बन गई, लेकिन ग्रिड से उपभोक्ता के घर तक पहुंचने के रास्ते में चोरी, पुराने तारों या खराब रखरखाव की वजह से ना बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। टोरेंट का दावा है कि उनके यहाँ देश में सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है और इसका सीधा कारण है उनका अंडरग्राउंड केबलिंग नेटवर्क। और ये अंडरग्राउंड केबलिंग सिर्फ चोरी रोकने के लिए नहीं है, बल्कि मौसम की मार से बचने के लिए भी बहुत अहम है। बिल्कुल। खासकर गुजरात जैसे इलाकों में जहाँ चक्रवात का खतरा हमेशा रहता है। जमीन के नीचे बिछे तार पूरे ग्रिड को एक सुरक्षा कवच देते हैं। शायद यही वजह है कि अहमदाबाद, सूरत, आगरा और भिवंडी जैसे शहरों में वे 24 घंटे 7 दिन सप्लाई का दावा कर पाते हैं। हाँ, ये रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। मतलब जनरेशन प्लांट से लेकर 355 किलोमीटर लंबी अपनी खुद की 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों तक और फिर घरों तक अंडरग्राउंड तारों के जरिए सप्लाई। ये एक पूरी एंड टू एंड सप्लाई चेन है। सही कहा। अगर इसे आसान भाषा में कहा जाए ना, तो टोरेंट कोई ऐसा किसान नहीं है जो सिर्फ खेत में फसल उगाकर मंडी में छोड़ आता है। वे फसल उगा भी रहे हैं, उसे अपने ट्रकों में ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं और सीधा आपके डाइनिंग टेबल तक परोस भी रहे हैं। पूरी चेन उनके हाथ में है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और इसी एंड टू एंड व्यवस्था को इंडस्ट्री की भाषा में इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी मॉडल कहा जाता है। अच्छा, और अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन वाले गोरखपुर पायलट प्रोजेक्ट की तरफ वापस लौटे ना, तो ये इंटीग्रेटेड मॉडल ही टोरेंट का सबसे बड़ा हथियार है।
वो कैसे? देखिए, जब कोई कंपनी सिर्फ बिजली बनाती है तो उसका नियंत्रण प्लांट के दरवाजे पर खत्म हो जाता है। उसके बाद ग्रिड का काम है। लेकिन टोरेंट के पास अपने जनरेशन प्लांट हैं, अपनी ट्रांसमिशन लाइनें हैं और 7 राज्यों के 16 अलग-अलग क्षेत्रों में फैला खुद का गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। ओह, अब मैं समझी। तो इसका मतलब है कि गोरखपुर में जब उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड करने का फैसला लिया तो उन्हें किसी तीसरे पक्ष के डिस्ट्रीब्यूटर से इजाजत या समझौते की उस लंबी थकाऊ प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा। एकदम सही, कोई लालफिताशाही नहीं। वे अपनी ही रिन्यूएबल बिजली का उपयोग करते हैं, अपने ही इलेक्ट्रोलाइजर में हाइड्रोजन बनाते हैं और अपने ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ग्राहकों तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, पूरा इकोसिस्टम उनके नियंत्रण में है। हाँ, और यही बात उन्हें किसी भी नई तकनीक को लागू करने के लिए एक बहुत सुरक्षित और तेज प्रयोगशाला देती है। वो बहुत तेजी से टेस्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। भारत सरकार ने एक बहुत कड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, 2030 वाला लक्ष्य। हाँ, 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता तैयार करना। इसका मतलब है कि ऐसी ऊर्जा जो बिना कार्बन जलाए पैदा हो। इस लक्ष्य को देखते हुए टोरेंट जैसे पारंपरिक दिग्गजों को अपने गैस और कोयले के प्लांट से आगे की सोचनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, वरना उनका पूरा ढांचा भविष्य में आउटडेटेड हो जाएगा। और स्रोतों के अनुसार वे इस दिशा में तेजी से बढ़ भी रहे हैं। उनके पास पहले से ही 1.07 गीगावाट की सोलर और विंड पावर क्षमता मौजूद है, जो गुजरात के पाटन, कच्छ और जामनगर जैसे इलाकों में फैली है। और लगभग 0.7 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता पर अभी काम चल रहा है। ये तो उनका रिन्यूएबल पोर्टफोलियो हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ से कहानी सिर्फ सोलर पैनल और पवन चक्कियों तक सीमित नहीं रहती। उनके जुलाई 2023 के मीडिया रिलीज में 2 बहुत भारी तकनीकी शब्दों का जिक्र है जिन पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। बताइए। पहला है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो और दूसरा है ग्रीन अमोनिया। मैं थोड़ी उलझन में हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन तो समझ आता है, लेकिन ये पंप स्टोरेज हाइड्रो और ग्रीन अमोनिया का चक्कर क्या है? क्या हम भविष्य में बिजली को पानी के रूप में स्टोर करने वाले हैं? एक तरह से हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये दोनों ही तकनीकें भविष्य की ऊर्जा के सबसे बड़े सवालों का जवाब हैं। अच्छा। देखिए, रिन्यूएबल ऊर्जा जैसे कि सोलर और विंड की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनकी अस्थिरता, जिसे हम इंटरमिटेंसी कहते हैं। सूरज 24 घंटे नहीं चमकता और हवा भी हर समय एक ही गति से नहीं चलती। सही बात है। तो जब ग्रिड में अचानक बहुत सारी सौर ऊर्जा आ जाती है दोपहर के समय, तो उसे स्टोर करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। अब लिथियम आयन बैटरियां बड़े स्तर पर बहुत महंगी पड़ती हैं, तो यहीं पे पंप स्टोरेज हाइड्रो की भूमिका आती है। तो ये काम कैसे करता है? इसे आप प्रकृति की एक विशालकाय बैटरी कह सकती हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत शानदार है। इसमें पहाड़ के अलग अलग ऊंचाई पर 2 बड़े पानी के रिजर्वायर होते हैं, यानी तालाब। जब दोपहर में सूरज तेज होता है और ग्रिड में जरूरत से ज्यादा सस्ती बिजली होती है, तो उस बिजली का इस्तेमाल करके नीचे के रिजर्वायर से पानी को पंप करके ऊपर वाले रिजर्वायर में भेज दिया जाता है। अरे वाह। हाँ, और यहाँ बिजली को पानी की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया गया है। ओह, समझ गई। और जैसे ही शाम ढलती है, सूरज गायब होता है और घरों में बिजली की मांग अचानक से बढ़ती है, तब ऊपर वाले रिजर्वायर से उसी पानी को वापस नीचे छोड़ा जाता है। बिल्कुल, और ये तेज गति से गिरता पानी टरबाइनों को घुमाता है और तुरंत बिजली पैदा होने लगती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये तरीका ग्रिड को स्थिरता देने का सबसे विश्वसनीय उपाय है, जो रिन्यूएबल ऊर्जा की अस्थिरता को पूरी तरह से संतुलित कर देता है। ये सच में ऊर्जा को स्टोर करने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। हाँ। और दूसरा जो शब्द था, ग्रीन अमोनिया, मैंने पढ़ा है कि कंपनी इसे खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए, मतलब निर्यात के लिए देख रही है। जी, ग्रीन अमोनिया इसलिए जरूरी है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ी समस्या उसका ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट क्यों? गैस पाइपलाइन तो है। हाँ, लेकिन लंबी दूरी या समंदर पार के लिए इसे गैस के रूप में जहाजों में ले जाना बहुत खतरनाक और महंगा है। और अगर आप इसे लिक्विड रूप में रखना चाहें तो तापमान को -250 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ले जाना पड़ता है। बाप रे, -250, ये तो बहुत मुश्किल और खर्चीला होगा। बिल्कुल, तो यहीं पर रसायन विज्ञान काम आता है। जब हम ग्रीन हाइड्रोजन को हवा में मौजूद नाइट्रोजन के साथ मिलाते हैं तो वो ग्रीन अमोनिया बन जाता है। अच्छा, तो रूप बदल दिया। हाँ, अमोनिया को लिक्विड रूप में स्टोर करना और बड़े जहाजों में भरकर
दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रांसपोर्ट करना हाइड्रोजन के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है। इसके आर्थिक फायदे भी दोहरे हैं। पहला तो ये कि अमोनिया का इस्तेमाल सीधे तौर पर कृषि के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने में होता है, और दूसरा, इसे विदेश ले जाकर वहां वापस हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। तो मतलब टोरेंट का ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रीन अमोनिया की तरफ झुकाव है, वो ये दिखाता है कि वे खुद को केवल एक घरेलू पावर डिस्ट्रीब्यूटर तक सीमित नहीं रखना चाहते। बिल्कुल नहीं, वे ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो आज के हमारे डेटा की तह से जो कहानी निकल कर आती है वो बहुत स्पष्ट है। ये बदलाव रातों रात नहीं हो रहा है और ना ही ऐसा हो सकता है। 1988 के कोयला प्लांट से लेकर 2023 में प्राकृतिक गैस में 2.5% ग्रीन हाइड्रोजन मिलाने तक का सफर ये बताता है कि विशालकाय कंपनियों का ट्रांजिशन आखिर होता कैसे है। एकदम से वे अपने पुराने इंटीग्रेटेड मॉडल की ताकत और पूंजी का इस्तेमाल करके ही नई तकनीकों के लिए जगह बना रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम निष्कर्ष है। देखिए, रातों रात मौजूदा बुनियादी ढांचे को उखाड़ फेंकना कभी भी व्यावहारिक नहीं होता। जो बदलाव टिकने वाला होता है ना, वो इसी तरह पुराने सिस्टम के साथ सामंजस्य बिठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पंप स्टोरेज से ग्रिड को मजबूत करना और अमोनिया के जरिए दुनिया भर में ग्रीन ऊर्जा का व्यापार करना, ये सब एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा से ये भी साफ होता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में चल रहे ये बदलाव, गीगावाट के ये बड़े बड़े आंकड़े और इलेक्ट्रोलाइजर की ये तकनीकें सिर्फ बैलेंस शीट तक सीमित नहीं है। हाँ, ये सब सीधे तौर पर इस बात को तय कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे शहरों की हवा कितनी साफ होगी, हमारी रसोई का ईंधन कहाँ से आएगा और क्या हमारा देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा। हम ऊर्जा के इतिहास में एक ऐसा दौर देख रहे हैं जहां पुराना ढांचा धीरे धीरे एक नए कार्बन मुक्त भविष्य के लिए जगह बना रहा है। बिल्कुल, और ये बदलाव देखना बहुत रोमांचक है। और इसी सफर को देखते हुए एक विचार जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर सकता है वो ये है कि आज गोरखपुर में एक बहुत ही सुरक्षित और नपातुला प्रयोग हो रहा है, महज 2.5% ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड करने का। ये एक शुरुआत है। हाँ। लेकिन सोचिए जरा, आने वाले दशक में जब ये हिस्सा बढ़कर 50% या 100% हो जाएगा, जब हमारे किचन का पुराना गैस स्टोव पूरी तरह से एक ऐसे शून्य कार्बन ईंधन पर निर्भर होगा जिसे हमने कभी प्राकृतिक गैस के लिए बनाया था, क्या हमारे शहर, हमारे घर और हमारी रोजमर्रा की आदतें उस अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली बदलाव को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस दिन हमारे बुनियादी ढांचे की असल परीक्षा होगी। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा और भविष्य के इन दिलचस्प पहलुओं को खंगालने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।